नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और कमोडिटी बाजार के एक्शन पर नजर रहेंगे। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर भी फोकस करेंगे। बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर वापस एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। सवाल यह है कि अब यहां से कौन सा बेस मेटल्स पर आपको फोकस होना चाहिए, कौन आउटफॉर्म करते हुए दिखाई देगा। बात करेंगे मक्का की, जहां पर सोइंग मॉनसून में सुधार के बावजूद भी कम देखने को मिल रही है। किस तरीके की स्थिति है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे कॉर्न की भी, जिसके प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में सर्ज होते हुए दिखाई दिए हैं। हमारे साथ है मेरे एसेट शेर खान के रिसर्च एनालिस्ट नेत्रा देशपांडे, साथ ही हमारे साथ बीरदी चंद अमरचंद लाहौटी के ट्रेडिंग पार्टनर ब्रजेश लाहौटी हैं। प्रतिफिन मार्केट डायरेक्टर मनोज कुमार जैन हमारे साथ है। चार्ट एंड रेट फाउंडर विकास बगेरिया हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है शो में। सबसे पहले तो प्राइसेस एक बार लेकर आते हैं स्क्रीन पर। कच्चे तेल के साथ शुरुआत करते हैं। ब्रेंट थोड़ा सा हल्का हुआ है, 86 के नजदीक पहुंचा था दिन के दौरान, अब 84 के आसपास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में 4100 के ऊपर गया, अभी वापस 4000-4100 के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। सिल्वर अगेन कंसोलिडेट कर रहा है $59 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में। घरेलू बाजार में 2,19,000 के आसपास प्राइसेस हैं। लेकिन फोकस है बेस मेटल्स पर, जहां पर कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक सभी में एक अच्छी रौनक है। और एल्यूमिनियम कॉपर तो आज 1.5% की मजबूती के साथ कर रहे हैं ट्रेड। इसके अलावा आज इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिल रहे हैं एग्री कमोडिटी बास्केट में, स्पेशली कॉटन सीड ऑयल केक में, जहां पर 4% का उछाल कॉटन सीड ऑयल केक में देखने को मिला है। और एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद फाइनली 4000 के ऊपर निकला है। डिसाइसिवली ट्रेड हो रहा है। अगेन एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है पूरे स्पाइसेस के पैक में, टर्मरिक के अंदर, जो आज भी 22,700 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो इन सब पर हम बातचीत करेंगे। शुरुआत ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के साथ करते हैं। मनोज जी नमस्कार, बताइए आपके रिकमेंडेशंस। नमस्कार दीपाली जी। यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक अच्छी जो है पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं। तो हमारा मानना है कि जिंक यहाँ पे एक बेहतर कैंडिडेट होगा ओवरऑल बेस मेटल पैक से। 387 के स्तर पर जिंक अगस्त वायदा में बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस वहाँ पे 384 के रखना है और लक्ष्य 392 के रहेंगे। दूसरा, हम यहाँ पे प्रीशियस मेटल्स में भी एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं और सिल्वर यहाँ पे लीड करता हुआ दिख रहा है, गोल्ड सिल्वर दोनों में। सिल्वर का जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है 2,18,000 के स्तर के करीब वहां पे बाय करने की सलाह रहेगी। 2,16,000 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। लक्ष्य वहां पे 2,22,000 तक के रहेंगे। आपके रिकमेंडेशन क्या है विकास? हाँ जी मैम, पहला ट्रेडिंग रिकमेंडेशन मेरा रहेगा सिल्वर पे। सिल्वर का चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है कॉमेक्स और एमसेक्स दोनों पे ही। तो 2,18,000, चूंकि आज जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डेटा, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी आ सकता है। तो 2,18,000 से लेकर 2,19,000 तक बाई करना चाहिए। 2,16,000, 2,15,500 का सपोर्ट रहेगा और हायर एंड में 2,23,500 और 2,25,000 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। वही मैडम बात करूँ बेस मेटल की, तो कॉपर पे ही लग रहा है। कॉपर में 1360 का जो रेजिस्टेंस क्लस्टर वो ब्रेक हुआ है, तो मेरे को लगता है 1364 से के आसपास बाई करना चाहिए। 1355 का एक छोटा स्टॉप लॉस देना चाहिए। 1372 एंड 1380 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं एल्यूमिनियम में भी फ्रेश एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है 349 पे। तो कोई भी डिप मिलता है 348 एंड 347 के करीब पे, जिसको बाई करना चाहिए। 344 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 352 एंड 358 के टारगेट्स रखने चाहिए। मैडम एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इन जो ट्रेड मैंने डिस्कस किया, इसमें हमारे क्लाइंटों का पोजीशन हो सकता है। जी मैम। ओके, तो ये तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रही मनोज जी की तरफ से और साथ ही विकास वगैरह की तरफ से। लेकिन अब क्विकली एक बेस मेटल्स पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ नेत्रा बनी हुई हैं, उनसे करते हैं बातचीत। मेरे शेर खान की रिसर्च एनालिस्ट। नेत्रा नमस्कार, स्वागत है आपका भी। तो पहले तो एक क्विक व्यू, बेसिक स्ट्रक्चर जो बेस मेटल्स का भी देखने को मिल रहा है, वो आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि हमने अच्छा सर्च देखा वॉर सिचुएशन के दौरान, फिर प्राइसेस थोड़ा हल्के हुए, कंसोलिडेट हुए और अब वापस एक रिन्यूड बाइंग देखने को मिल रही है, जिसमें हम हर रोज चर्चा करते हैं और ज्यादातर एक्सपर्ट्स को कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम तीनों इन करंट लेवल से बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो रिन्यूड बाइंग आई है, आपके हिसाब से इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं? क्या ये वापस से यूएस ईरान टेंशन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्ले है, या सप्लाई डेफिसिट, डिमांड, कौन कौन से ट्रिगर्स है जो आपके हिसाब से काम कर रहे हैं अभी? यस, हाय दीपाली, गुड इवनिंग। बेसिकली जो बेस मेटल्स में हम लोग अभी देख रहे हैं, जो रिसेंट रैली हुई है, यस वो सप्लाई डिस्टर्बेंस तो है बिकॉज डॉलर इंडेक्स में आपने बहुत ज्यादा कल डेटा आने के बाद और जो ऑप्टिमिज्म चालू था मिडल ईस्ट के टेंशन की वजह से, जो वापस पॉज हो गया है। ईरान अभी तक यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है निगोशिएशंस के लिए, सो शायद थोड़े से रिस्क एसेट्स, रिस्क रैली जो है इसमें दिखाई दे रही है। ऊपर से स्मेल्टर्स का जो मार्जिन है
जो बिकॉज ऑफ लाइक वी हैव सीन कॉपर और एल्यूमिनियम में काफी ज्यादा जो स्मेल्टिंग फीस है वो काफी ज्यादा रिकॉर्ड लो पे चल रही है। सो आई थिंक उसमें उसके वजह से प्रोडक्शन पे काफी ज्यादा उस पे प्रेशर आ रहा है बिकॉज मार्जिन अफेक्ट हो रहा है। एंड आई थिंक वो मेजर रीजन है जिसकी वजह से कॉपर में हम लोगों ने कंसिस्टेंटली जुलाई में 4 मंथ्स के हाई पे ऑलमोस्ट रैली देखी है, स्ट्रेट कंटिन्यूसली चला है, 14,000 के टन के ऊपर चल रहा है। ऊपर से जो कल का यूएस का डेटा भी जो था वो भी थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग आईएसएम दैट रिमेन सपोर्टिव फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। सो वो भी एक ऊपर उसके हिसाब से हम लोग ने जो डॉलर में करेक्शन देखी है उसके कारण बेस मेटल्स में रिस्क ऑन रैली वापस बनी है। और बैकवर्डेशन में एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर ये तीनों को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है एलएमई फ्रंट पे बिकॉज आपने जैसे देखा कि सप्लाई डिस्टर्बेंस फ्रॉम द मिडल ईस्ट और जियोपॉलिटिकल इश्यूज के कारण जो चल रहा था उसकी वजह से एल्यूमिनियम को तो ऑलरेडी सपोर्ट मिल रहा था, बट बहुत सारे स्मेल्टिंग और प्रोडक्शन डेफिसिट की जो बातें हो रही है बिकॉज जिंक में भी काफी ज्यादा एक जो इन्वेंट्री का जो लिक्विडेशन हुआ है एलएमई फ्रंट पे, उस हिसाब से जिंक और सारे बेस मेटल्स इवन नॉट ओनली जिंक बट लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर इन सारों को बहुत ज्यादा सपोर्टिव एक्शन मिली है। और कल यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड भी थोड़ा सा ईज हुआ था और काफी ज्यादा डॉलर इंडेक्स में भी लेट ऑफ लेट काफी करेक्शन दिखाई दिया है। तो इस हिसाब से जो हम लोग कॉपर में कंसिस्टेंट रैली है वो आने वाले दिनों में बेस मेटल्स और यू कैन से नॉन फेरस मेटल्स में बनी रहेगी। ओके अच्छा, तो फिर करंट लेवल से भी वैल्यू आपको कहाँ ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रांग लग रहे हैं, स्पेशली जिंक और उसकी बात करें कॉपर की, या फिर जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम तीनों को अगर प्रेफरेंस वाइज रखना हो तो आपके चॉइसेस कैसे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कॉपर को ज्यादा बिकॉज चिलियन का जो कॉपर प्रोडक्शन है वो अभी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है बट टेम्पररी दैट इज लाइक, बट जो मैंने बोला जैसे कि स्मेल्टिंग फीस का जो प्रेशर आ रहा है मार्जिन की वजह से, उस हिसाब से कॉपर को यहाँ से और आई थिंक इन नियर टर्म बेसिस जो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली जो 1500 और 1400 के जो टारगेट्स है वो बने रहेंगे कॉपर में। जिंक में रिकॉर्ड हाई प्रोडक्शन है बट एलएमई में इन्वेंट्रीज भी काफी ज्यादा है, बट एज सच लाइक कॉपर जो प्रोडक्शन के हिसाब से जो सप्लाई कंसर्न्स आ रहे हैं चाइना के एंड से भी, सो उस हिसाब से कॉपर में थोड़ा सा रैली कंटिन्यूसली आ सकती है एंड वो बनी रहेगी। इवन एल्यूमिनियम में भी टू सम एक्सटेंट वी कैन सी कि ये पुल बैक कंटिन्यूस रहेगा बिकॉज रिस्क ऑन रैली एल्यूमिनियम फ्रंट पे भी काफी ज्यादा है बिकॉज बॉक्साइट माइंस के जो इश्यूज है चाइना फ्रंट पे वो काफी ज्यादा रिडक्शन हुए है। So I think market में supply concerns already GCC से है because GCC holds almost 9% of overall aluminium production. तो जो अगर ये state of Hormuz का concern रहेगा और oil is a definitely major factor for all the commodities. So जो raw material गिना जाता है, so energy intensive अगर oil prices में बहुत ज्यादा volatility रहेगी तो base metals में भी ये risk on rally बनी रहेगी, including precious metals. कोई टारगेट है नेत्रा कॉपर पर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से? कॉपर में मुझे तो आज जो ऑलमोस्ट वी हैव सीन वेरी कंसिस्टेंट रैली इन दिस मंथ जुलाई में, तो मुझे यहाँ से लग रहा है कि कॉपर जो है कि लगभग से अराउंड जो 14,000 टन पे एलएमई में चल रहा है तो कॉपर एमसीएक्स पे तो एक 1450 के आसपास डेफिनेटली वी कैन सी अपटिक इन दैट। तो लिमिटेड अपसाइड रहेगी बिकॉज ऑफ डॉलर का कन्वर्जन रेट, बट ओवरऑल यस 1400-1450 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट्स। ओके अच्छा मनोज जी, आपने तो जिंक को पिक किया है, लेकिन जैसे अभी नेत्रा भी बता रही थी अगर हम प्राइस अप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉपर की चाल ऑलमोस्ट 6-7% यहाँ पर प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन एल्यूमिनियम भी 5% के आसपास बढ़ा है, जिंक कंपैरेटिवली उतना नहीं बढ़ा है। तो यही फैक्टर है कि आपने जिंक को प्रेफरेंस ज्यादा दी है कि कंपैरेटिवली उतना रन अप देखने को नहीं मिला है, प्लस कॉपर पर आपके टारगेट्स, आपका व्यू क्या है मनोज जी? देखिए जिंक में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सप्लाई कंसर्न है और एलएमई के जो वेयरहाउस स्टॉक्स है वो लगातार वहाँ पे जो है ड्रॉप हो रहे हैं और वहाँ पे प्रोडक्शन को लेकर के भी कंसर्न है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है जिंक के सपोर्ट में काम कर रहे हैं और इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक आउट परफॉर्मेंस जो है जिंक में देखने को मिल रहा है। कॉपर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्लो एंड स्टडी अपसाइड मूव दिखा रहा है और हमने यहाँ पे 14,000 के जो लेवल्स है एलएमई पे फिर एक बार क्रॉस होते हुए देखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 1380-1400 भारतीय बाजारों में और 14,400 एलएमई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा कॉपर के लिए। तो हमारा मानना है कि 1380 से 1400 के रेंजेस में एक बार
लॉन्ग में वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि 14,400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिलेगा एलएमई पर। तो इसलिए यहाँ पे जिंक जो है ज्यादा बेहतर लगता है एज कम्पेयर टू कॉपर। ठीक है, तो ये बात हुई बेस मेटल्स की। थैंक यू नेत्रा, बेस मेटल्स पर अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए और बताने के लिए क्या फैक्टर्स प्ले हो रहे हैं और आपकी प्रेफर्ड चॉइस क्या है। लेकिन अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट खबर की एग्री बास्केट सर, वो है खरीफ सोइंग को लेकर, स्पेशली मेज के नंबर्स को लेकर। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर ब्रजेश लोहेटी मौजूद भी हैं। ब्रजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। इनफैक्ट हमने देखा है कि ओवरऑल जो खरीफ सोइंग का गैप है वो विद प्रोग्रेस नैरो होते हुए दिखाई दिया है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि अभी भी पिछले साल के मुकाबले काफी पीछे और जिसमें मेज की यूजुअली बात की जा रही है। आपसे समझना चाहेंगे कि मेज की सोइंग पिछले साल के मुकाबले कहां स्टैंड करती है, किस तरीके की सिचुएशन दिखाई दे रही है? जैसे आपने बताया कि खरीफ की सोइंग देरी से हुई है और कम भी हुई है, उसमें विशेष करके मकई की बात करते हैं तो मक्का पिछले वर्ष लगभग 70 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खरीफ में बुआई हुई थी, जो इस वर्ष अभी तक जो सरकारी आंकड़े आए हैं वो हिसाब से 5 से 7% कम से कम पीछे है और अभी लगभग बुआई का समय पूरा समाप्त हो चुका है, तो इसमें कोई बढ़त की आशा नहीं लगती है। ओके अच्छा, अभी भाव को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है कि एमएसपी से कितने कम बने हुए हैं अभी मंडियों में प्राइसेस? अभी एमएसपी के बराबर में या लगभग ऊपर सभी जगह रेट्स हो चुके हैं। बिहार का छोड़ दे तो बिहार में 2250 का रेट है, परंतु जो खरीफ बेल्ट है सभी उसमें एमएसपी के ऊपर ही मार्केट है, जो 3 महीने पहले काफी नीचे था। 3 महीने में हमने करीब 30% की बढ़ोतरी मक्के के रेट में देखी है, जो काफी ज्यादा होती है मोटे अनाजों के हिसाब से। जो प्राइसेस है वो एमएसपी के आसपास ही है मंडियों में? आसपास जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा रेट साउथ में है, तमिलनाडु में 2800 के ऊपर रेट जा रहे हैं और उसी प्रकार जैसे हर स्टेट में हम अगर फ्रेट का एडजस्टमेंट देखें तो रेट बढ़े हुए हैं और अभी ऐसा लगता है कि इन रेटों में कमी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अभी जो फसल है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, परंतु जो चिंता है लोगों को आगे अल नीनो का असर जो बढ़ने का अनुमान बताया जा रहा है उससे क्रॉप का क्वालिटी खराब हो सकता है, तो आने वाले वर्ष में हमें कम माल मिल सकता है, ऐसी जो संभावना सबको लग रही है। इसी वजह से मक्के की प्राइस में लगातार हमें तेजी देखने मिल रही है। अभी रिसेंटली ही 1 से 3 तारीख को मक्के का टेंडर हुआ था तेलंगाना सरकार का, जो एवरेज 2538 यानी लगभग आप 40 रुपए मान लो उस रेट में गया है, जो बाजार की शुरुआत की धारणा से काफी ऊंचा है और 1 करोड़ यानी 10 लाख टन आने के बावजूद भी मक्का में मतलब कोई रुकावट की संभावना अभी भी नहीं दिख रही है। ओके अच्छा, अगर हम स्टेट वाइज देखें तो आपने हालांकि ऑलरेडी जिक्र किया, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें या फिर साउथ में तेलंगाना की बात करें, किस तरीके की फिलहाल मतलब कौन सी वो स्टेट्स हैं जहां पर ओवरऑल प्रोडक्शन वाइज या सोइंग वाइज ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, या जैसे आपने कहा सोइंग अब क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है तो कहां पर कौन सी स्टेट्स हैं जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा पीछे हैं? प्लस जैसे आपने भाव की बात की कि पिछले कुछ समय में तेजी से रिकवरी देखने को मिली है कम सोइंग की नंबर्स की वजह से ही, डेफिनेटली भाव की रेंज अब यहाँ से आगे आप कैसे देख रहे हैं? सबसे बड़ी सोइंग की कमी हुई है कर्नाटक में, जो एक खरीफ का मेजर राज्य है, परंतु महाराष्ट्र में लगभग बराबर में हुई है या थोड़ी कम हुई है। मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में कम है तो ज्यादा है, तो कुल मिलाकर वो कहीं ना कहीं ज्यादा मिलेगा हमें मध्य प्रदेश से, ऐसा अनुमान है। राजस्थान में सोइंग अच्छी है, तेलंगाना में कम है, पर ऐसा देखा जाए तो जो कर्नाटक का बैकलॉग है वही सबसे विशेष कारण इस बार बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो रीसेंट रिपोर्ट्स आई थी उसमें कर्नाटक का तो डेफिनेटली जैसा आपने जिक्र किया, कुछ रिपोर्ट्स थे कि 34% का ड्रॉप कर्नाटका में देखने को मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में भी 37%, 16% इफेक्टिवली देखने को मिला है। क्या ये आंकड़े सही हैं या इसी के आसपास है? महाराष्ट्र में इतना कम नहीं लगता है और उत्तर प्रदेश की जो ये अभी फसल आती है वो छोटी होती है, तो मायने में नहीं रखती है। मेजर क्रॉप आज खरीफ में इंडिया में नंबर 1 मध्य प्रदेश है और फिर बाकी सारे राज्य आते हैं, तो मध्य प्रदेश की फसल छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर बेल्ट में कम है, परंतु बाकी क्षेत्र में अच्छी हो रही है। तो
कुछ ना कुछ चिंता उससे मिटती है। लेकिन एक और क्विक क्वेश्चन आपसे, क्योंकि मेज की रेलेवेंस एथेनॉल ब्लेंडिंग के पर्सपेक्टिव से भी है, तो क्या ज्यादा कह सकते हैं कि ज्यादा रिलायबिलिटी इस बार शुगर केन और राइस पर रहेगी, या गवर्नमेंट को कुछ सोचना होगा, या फिर एथेनॉल डाइवर्जन के साथ सिचुएशन किस तरीके की नजर आ रही है ओवरऑल? निश्चित ही पिछले वर्ष हमें जितना मेज उपलब्ध था उससे कहीं ना कहीं एथेनॉल में कम मिलेगा, ऐसी अपेक्षा है। तो बाकी सारे सेक्टर में जैसे पोल्ट्री फीड में मक्का रिप्लेसेबल पूरी तरीके से नहीं है, स्टार्च इंडस्ट्री को मक्का लगता ही है, परंतु इथेनॉल में जो ब्रोकर प्राइस मिलता है सरकार की ओर से, जो लास्ट ईयर पहले 5.2 मिलियन टन मिला था और बाद में 2 मिलियन टन बढ़कर आवंटन हुआ था, तो उसका सरकार इस वर्ष कितना आवंटन रखती है, सेम रखती है या बढ़ाती है, उस पर भी मक्के की प्राइस डिपेंड करती है और इथेनॉल इंडस्ट्री का भविष्य भी उस पर निर्भर करता है, जो अभी पूरी 20% कैपेसिटी पे चल रहा है। और एक फाइनल क्वेश्चन और आपसे ब्रजेश जी, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कॉर्न के प्राइसेस काफी हायर साइड पर है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, यूएस का अलग फैक्टर है, यूरोपियन मार्केट्स में अलग तरीके के ट्रिगर्स है जिसने कंसिस्टेंटली प्राइसेस को सपोर्ट किया है। किस तरह की सिचुएशन आप प्राइस पर्सपेक्टिव से कॉर्न के इंटरनेशनल मार्केट्स में डेवलप होते हुए देखते हैं? कॉर्न की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी कम थी और अभी बढ़ी है। हालांकि अभी हमारा जो यूएस मार्केट है या जो भी इंटरनेशनल मार्केट्स है उससे डायरेक्ट कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी तेज बाजार में बैठे हुए हैं। और इंपोर्ट की बात हुई तो इंपोर्ट हमारे यहाँ जीएम मक्का नहीं होता है, और नॉन जीएम मक्का, नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का जो हमें यूक्रेन से और दूसरे कंट्री से उपलब्ध होता है वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो अभी इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में बात करने का कोई विशेष कारण लगता नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए शुक्रिया ब्रजेश जी आने के लिए शो में, अपने व्यूज देने के लिए इस खबर पर। थैंक यू सो मच। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। विकास पगरिया, मनोज कुमार जैन बने हुए, लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और कमोडिटीज की, लेंगे कुछ और स्ट्रैटेजीज। जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे कमोडिटी 360 डिग्री, मनोज कुमार जैन और साथ ही विकास बगैर हमारे साथ बने हुए। बात करते हैं कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स की। विकास, क्या राय आपकी रहेगी कच्चे तेल पर, क्योंकि यहाँ पर वापस से प्राइसेस रेंज में अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिलहाल 85-86 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस आज दिन भर रहे। क्या व्यू है यहाँ से, क्या रेंज आप डोमेस्टिक मार्केट्स में दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, या क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे? हाँ जी दीपाली जी, देखिए अभी मेरे को लग रहा है कि क्रूड ऑयल पे जो बायर्स है वो बेयरिशनेस की तरफ है एंड एक रेंज पे सेल का ही ट्रेड रहेगा। तो हाई रेंज पे 8250 8300 रेजिस्टेंस क्लस्टर है, बट लोअर लेवल पे 7000 एंड 7200 सपोर्ट क्लस्टर है। तो कोई भी बाउंस बैक आता है 7950 8000 तक, तो क्रूड ऑयल पे सेल का प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ यहाँ पे भी सेलिंग किया जा सकता है और थोड़ा सा बाउंस बैक में 7800 तक भी सेल करिए। 8000 के एक स्टॉप लॉस रखना होगा। लोअर एंड पे 7200 एंड 7000 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, नेचुरल गैस है मनोज जी, आप कमेंट क्या है? हाँ, नेचुरल गैस एक बहुत ही रेंज में ट्रेड कर रहा है और यहाँ हम देख रहे हैं कि 254 से 272 का एक रेंज बना हुआ है। तो अगर लोअर रेंज के आसपास 257 के आसपास मिलता है तो वहां बाय करने की सलाह रहेगी। 254 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखना है और 266 तक के लक्ष्य वहां रखे जा सकते हैं। ओके, तो ये राय रहेगी नेचुरल गैस पर 261 262 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दिया। बात कर लेते हैं एग्री बास्केट की, और मनोज जी आपकी राय रहेगी कॉटन सीड ऑयल केक पर। क्या स्ट्रॉन्ग मूव आज के सेशन में, फाइनली एक ट्रैजेक्टरी डेफिनेटली चेंज होती हुई दिख रही है, क्या व्यू करंट लेवल से? कॉटन सीड ऑयल केक एक काफी अच्छा हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव मोमेंटम लगातार दिखा रहा है। 4000 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और उसको पार करने के बाद हमने कीमतों का 4100 के भी पार निकलते हुए देखा। तो ओवरऑल मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव है। 4220 एक यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, तो अगर लॉन्ग का पोजीशन है तो 3984 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बना रहा जा सकता है। 4200 के स्तर मिले तो वहां एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। ओके, साथ ही स्पाइसेस के पैक पर क्या व्यू है आपका विकास, टर्मरिक और कोरिएंडर खासतौर से? हाँ जी मैम, टर्मरिक की अगर मैं बात करूँ तो टर्मरिक में तेजी मेरे को लगता है थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। करंट लेवल पे 22,900 एंड 23,500 एक रेजिस्टेंस क्लस्टर, यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है। 21,750 तक नीचे आ सकता है। और वहीं अगर धनिया की बात करूँ तो धनिया में थोड़ा अभी रैली जो है कंटिन्यूड रहना चाहिए, जो करेक्शन आना तो वो आ चुका है। मेरे को लगता है कि
16,750 के ऊपर निकलेगा तो बाई करना चाहिए 16,400 या 16,800 के लक्ष्य के लिए। नीचे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 15,400 का रहेगा। जी मैम। ओके, तो ये राय रही आपके लिए टर्मरिक पर और साथ ही साथ कोरिएडर पर भी। एक क्विक कमेंट मनोज जी आपका एग्री बास्केट में ही ग्वार पैक पर, यहाँ आपकी क्या व्यू है, क्या रिकमेंडेशंस है, कंसीडरिंग कि रिसेंटली काफी वॉलेटाइल हुई है ये कमोडिटीज भी, क्या व्यू करंट लेवल से? देखिए यहाँ पे एक दायरा है, हम देख रहे हैं ग्वार सीड 5,800 से 6,200, और अगर ग्वारगम की बात करें तो वहां पे 10,700 से 12,000 ये एक दायरा बना हुआ है। तो फ्रेश बाइंग अगर करना है तो 5,950 से 5,900 का रेंज मिलता है ग्वार सीड में, तो वहां पे एंट्री करना चाहिए 5,800 के नीचे के स्टॉप लॉस से। जब तक 6,200 के स्तर ये क्रॉस नहीं करता है, ऊपर में 6,150 से 6,200 की रेंज में इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वही ग्वारगम की अगर बात करें तो वहां भी 11,200 से 11,000 के रेंज में बाय किया जा सकता है। 10,770 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर में वहां 11,800 से 12,000 के रेंज में प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये रह रही ग्वारगम ग्वार सीड दोनों पर। थैंक यू मनोज जी और विकास आने के लिए शो में और सभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रेकमेंड करने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।